गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि सबसे पहले तो देखना तो बाद में होगा, सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरी इस क्लास में। यहाँ हम लोग ज्योग्राफी बाय फिगर्स, क्योंकि ऐसा माना है कि भाई मटेरियल वगैरह तो आप सबके पास होता ही है, तो उसमें मैं कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दे दूंगा। बाकी सब अपनी जगह ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत है। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, या इसी को हम कह सकते हैं भाई, जो टाइटल दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि भाई पृथ्वी कैसे बनी। ठीक है ना? तो ओरिजिन ऑफ अर्थ पर आज विचार करेंगे। कभी कभार यहाँ से थोड़े बहुत सवाल आ जाते हैं, और सवाल आए ना आए, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना आपको जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना? तो इस जानकारी को लीजिएगा। तो चलिए, मोस्ट वेलकम अंजलि जी, फूलचंद जी, स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी कैसे बनी। अरे भैया, क्या बात है भाई, एक मिनट दोस्तों। ठीक है जी। तो अर्थ के बनने में देखिए, दो तरीके के कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। सबसे पहली बात, एक फ्रेंच गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक समझ लीजिए, जिनका नाम था कास्टे दी बफन। ठीक है ना? सबसे पहले इन्होंने ही ऑफिशियली विचार किया था ओरिजिन ऑफ अर्थ पर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले इन्होंने विचार किया था। ठीक है ना? तो कास्टे डी बफन ने ही विचार किया था सबसे पहले। इसके बाद ही ये चीज आगे बढ़ती है। वर्तमान में अर्थ के फॉर्मेशन में दो तरीके के कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक जिसे कहते हैं मोनोइस्टिक। ठीक है ना? मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट। और दूसरा आपका चलता है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है कि यहां पर जो आप समझ लीजिएगा कि साहब, मोनोइस्टिक का मतलब यह है कि पृथ्वी के निर्माण में, ओरिजिन ऑफ अर्थ में, अर्थ के फॉर्मेशन में एक स्टार का हाथ रहा। और यहां पर मान लेते हैं डुअलिस्टिक में टू और मोर स्टार का हाथ रहा। ठीक है ना? बस इतना सा अंतर है। इज दैट क्लियर? कि भाई एक स्टार का हाथ रहा है या दो स्टार का हाथ रहा है, ये बात सीधी सीधी मान ली जाती है। ठीक है दोस्तों? तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट, फूलचंद जी नेटवर्क चेक कीजिए भाई, अगर नहीं चल रही है तो ऐसा क्या कारण है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट फ्रेंड्स। यहाँ चलिए फ्रेंड्स, बात शुरू करते हैं। कुछ डिस्टरबेंस थोड़ा सा, तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं, तो हल्के हल्के बस समझते जाइए। सबसे पहले आती है कांट्स की गैसियस हाइपोथेसिस। कांट, अगस्ट कांट, इन्होंने कहा कि भाई सूर्य के वो सॉरी आपके पृथ्वी के निर्माण में एक ही स्टार का हाथ है, यानी कि हमारे सूर्य का। इनका मानना था, इन्होंने ये जो है जर्मनी के थे, 1755 में अपनी ये परिकल्पना दी। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस उसे कहते हैं जिसको आप लेबोरेटरी में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में प्रूव ना कर पाए, बस सिर्फ अंदाजे पर बात करें। ठीक है ना? हिंदी में इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, परिकल्पना।
तो इन्होंने कहा कांट साहब ने कि भाई सूर्य जो था इसके अनुसार ये मतलब एक अपना चक्कर लगा रहा था, इससे बहुत सारे रिंग्स जो हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, इस तरीके से इन्होंने कहा कि बहुत सारे धूल की रिंग्स जो हैं, डस्ट की रिंग्स जो हैं, वो इससे बाहर निकल गई और डस्ट की रिंग्स जो बाहर निकल गई ये इसका चक्कर लगाने लगी और धीरे धीरे वो डस्ट अपनी अपनी ऑर्बिट में यूनाइट होने लगी और यूनाइट होने लगी तो उसी से प्लेनेट्स बन गए, उसी में हमारी अर्थ भी एक प्लेनेट के रूप में बन गई। तो कांट ने ये बात कही, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर पाए कई सारी चीजें। नतीजा ये इनका जो है बहुत सारी, खासकर जो कोणीय संवेग का संरक्षण जो होता है वो नियम आपके, अमा यार क्या दिक्कत है भाई, तो वो सारी चीजें ये डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है ना। हो, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मैं जरा सा एक पॉज लूंगा, एक जरूरी फोन कॉल जो मुझे लेनी ही पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, एक मिनट देखता हूं। इसमें कहीं पॉज है? नहीं, स्टॉप ही है। माफी चाहूंगा फ्रेंड्स, एक मिनट का पॉज मुझे दीजिए, तब तक आप लोग जो है इस पिक्चर का आनंद लीजिए। मैं बस एक जरूरी फोन कॉल मुझे जरूर लेनी पड़ेगी, एक
ओके फ्रेंड्स, दोस्तों माफी चाहूंगा, बड़ा गड़बड़ हो गई। देखिए कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है दोस्तों। कॉल एक्चुअली बड़ी जरूरी थी, लेनी ही पड़ती, तो इस कारण से माफी चाहूंगा, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। अपनी बात शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों इन्होंने, कांट साहब ने क्या कहा कि भाई इससे कई सारे धूल के छल्ले निकल गए, उससे प्लेनेट बन गए। कोणीय संवेग वगैरह के नियमों का, ये फिजिक्स के बहुत सारे नियमों को ये सॉल्व नहीं कर पाए। इनकी थ्योरी में कई सारी गड़बड़ियां थी, तो कोई मतलब इनकी थ्योरी का नहीं बना। ठीक है ना। तो यहां पर आपसे जो सवाल बन सकता है वो क्या होगा कि कांट की गैसियस हाइपोथेसिस, आपसे पहला प्री लेवल पर तो ये बन सकता है भाई गैसियस हाइपोथेसिस दी किसने। ठीक है ना। इसे कहते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक है ना। आपसे बस सवाल प्री लेवल पर बनेगा तो यही बनेगा कि ये किसने दी। ठीक है ना। और अगर आगे इसको बनता है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, मेंस में अगर आएगा ओरिजिन ऑफ अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो मेंस में अगर आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। पहले आप इसमें करेंगे कि पहला अपना है तो मोनोइस्टिक थ्योरी या मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, इसको, और मोनोइस्टिक को आप कहेंगे अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं कैसे लिखना है। तो पहले आप हेडिंग देंगे अद्वैतवादी संकल्पना। ठीक है ना। उसके बाद इसमें पहला देंगे आपका, हिंदी में है तो कांट की वायव्य राशि परियोजना, और इंग्लिश में है तो कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस। और उसके बाद यही बात लिख देनी है आपको जो कांट ने कही। ये सबसे पहले देयर वाज अ वेरी फर्स्ट, देयर वाज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, विच एक गर्म ऑब्जेक्ट था, वेरी हॉट, है ना। सो मैनी डस्ट रिंग्स सेपरेटेड बाय इट या सेपरेटेड फ्रॉम दिस। ठीक है ना। ये आपको लिख देना कि इससे बहुत सारे गैसीय छल्ले अलग हो गए और उनसे सितारे बन गए। ठीक, ये सॉरी प्लैनेट्स बन गए, सितारे नहीं, उसी में हमारी अर्थ बन गई। लेकिन जो आपके दिस हाइपोथेसिस इज नॉट सेटिस्फाइड सो मेनी रूल्स ऑफ द फिजिक्स एंड मैथ्स। जो आपके वैज्ञानिक है, सो मेनी एस्ट्रोनॉमर्स और सो मेनी साइंटिस्ट आर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस। यानी यह जो है भौतिकी और गणित के कई सारे नियमों को संतुष्ट नहीं करती है, इसलिए वैज्ञानिक या बहुत सारे विचारक इसके पक्ष में नहीं है। तो पहला क्या आ जाएगा इसमें, अद्वैतवादी संकल्पना में आप कांट की थ्योरी लिखेंगे। हिंदी में है हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में है इंग्लिश में लिख देना, वॉट एवर इज योर मीडियम यू कैन डील विद इट। ठीक। तो अब जब कांट की थ्योरी इस तरीके से गड़बड़ हुई तो यहां पर एक दूसरे वैज्ञानिक हुए या दूसरे एस्ट्रोनॉमर हुए, एस्ट्रोनॉमर क्या, खगोल शास्त्री जो हुए, जिनको कहा गया लाप्लास। ठीक है ना। लाप्लास ने दी आपकी, इनकी थ्योरी कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है ना, यानी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ठीक है ना, ये किसकी है, लाप्लास की। ठीक। तो सेकंड हेडिंग अगर प्री में आता है तो केवल यह पूछा जाएगा कि नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परियोजना किसकी है, निहारिका परिकल्पना, तो आपने लाप्लास टिक कर देना है। तो प्री में तो आपका काम इतने भर में चल जाएगा। मेंस में आता है तो इसी मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट में आप सेकंड हेडिंग डालेंगे, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, हिंदी में है तो हिंदी में, वॉट एवर इज योर मीडियम यू कैन डील विद इट, लाप्लास। ठीक। और इसके बाद इसमें लिखना क्या है, कांट वाली तो आपने लिख दी, लाप्लास वाली में आपको यह लिखना है कि लाप्लास मॉडिफाइड द कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस। यानी लाप्लास ने कांट की गैसियस परिकल्पना में सुधार किया। क्या सुधार किया, लाप्लास साहब ने यह कहा कि नहीं भाई बहुत सारे नहीं बल्कि एक ही रिंग बाहर निकली, एक ही छल्ला धूल वगैरह से बना हुआ, गैस से बना हुआ इस निहारिका से बाहर निकला और बाद में वह सेपरेट पार्ट्स में बट गया और भागों में बट गया और उससे प्लैनेट्स बन गए। धीरे धीरे वो इकट्ठे होते गए, यूनिफाइड होते गए, उनमें ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण जनरेट हो गया और उससे ग्रह बन गए।
ठीक है ना। तो यहां पर यह करना है कि कांट ने कहा था कि सो मैनी रिंग्स आपकी बाहर आती हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस। और यहां पर जो लाप्लास साहब कहते हैं, लाप्लास साहब क्या कहते हैं कि नेबुला जो थी उस नेबुला से या जो आपका हॉट ऑब्जेक्ट था उससे जस्ट अ सिंगल रिंग्स कम्स आउट। ठीक है ना, तो एक ही रिंग बाहर आती है, उनका ये कहना है। तो अद्वैतवादी संकल्पना में या मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट में ये दो कॉन्सेप्ट आपके महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं को दे देना है। तो अगर आप मेंस में लिख रहे हैं ऑरिजिन ऑफ अर्थ, तो इसके बाद आपकी अगली हेडिंग आ जाएगी डुअलिस्टिक, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो डुअलिस्टिक या हिंदी में इसे कहते हैं भाई द्वैतवादी परिकल्पना या द्वैतवादी संकल्पना। ये आपने अगली हेडिंग डाल दी। अब द्वैतवादी संकल्पना में पहली आएगी प्लेनेस्टिमल हाइपोथेसिस। प्लेनेस्टिमल हाइपोथेसिस ये आपकी है चैम्बरलिन की। ठीक है ना, तो चैम्बरलिन की, अब आपसे प्री में आएगा तो यही आएगा कि प्लेनेस्टिमल हाइपोथेसिस किसकी है, यानी इसे कहते हैं ग्रहाणु परिकल्पना, हिंदी में कहते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है ना, बाई चैम्बरलिन। ठीक है दोस्तों, और इनके साथ एक साहब और लगे हुए थे मोल्टन, चैम्बरलिन एंड मोल्टन। ठीक है ना, सॉरी मोल्टन, ये दो लोग थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी का निर्माण या पृथ्वी की ओरिजिन, जो अर्थ की ओरिजिन है, वो एक नहीं बल्कि दो तारों की वजह से हुई है। द्वैतवादी संकल्पना यही कहती है कि ये दो तारों से हुई है। इनका मानना था कि जिस समय आपका जो कहना चाहिए सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा था, तो सूर्य ने जब आकाश गंगा का चक्कर लगाया तो उसमें यह था कि सूर्य के साथ में एक साथी तारा और था। ठीक है ना, सूर्य था, जैसे इन्होंने कहा कि सूर्य घूम रहा है और सूर्य के साथ साथ में कोई अदर स्टार और था जो सूर्य के आसपास ही आपका यहां से चक्कर लगा रहा था। सूर्य हमारा एक गैसीय जो निहारिका थी या प्लेनेस्टिमल था, उसका ही पार्ट था। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि सूर्य के पास से जब ये स्टार गुजरा तो सूर्य से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल अलग हो गए इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है ना, बहुत सारी डस्ट और पार्टिकल्स इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अलग हो गए। ये तो अपने रास्ते निकल गया, लेकिन ये पार्टिकल्स सूर्य के आसपास चक्कर लगाने लगे। ठीक है ना, जब ये पार्टिकल्स जो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग हुए थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा नहीं था कि ये इन्हें अपने साथ ले जा पाता, तो ये सब अलग होकर सूर्य का चक्कर लगाने लगे और सूर्य का चक्कर लगाते लगाते इन्हीं से अलग अलग जगहों पर ग्रह धीरे धीरे बन गए। हमारी अर्थ भी इसी में एक थी। ठीक है ना, तो जो आपने डुअलिस्टिक लिखना शुरू किया था, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, उसमें पहली हेडिंग आपकी यही बन जाएगी, इसमें आपको यही लिखना है। ठीक है ना, देयर इज अ other star passes nearby the sun. When it passed, so many particles, so many dust and gaseous particles separated from the sun, and they started revolving the sun, and then by time they get cooler, and they get cooler, then they formed so many planets, so many they formed the planets of our solar system. ठीक है ना, तो इस तरीके से इन्होंने ये समझाया डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में। पहली कॉन्सेप्ट डुअलिस्टिक में यही आ जाती है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आती है टाइडल हाइपोथेसिस। और ये टाइडल हाइपोथेसिस यानी इसे कहते हैं ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है ना, ये किसकी है, ये भाई है जेम्स जीन की, जेम्स जीन्स।
तो जेम्स जीन की है टाइडल पर। इन्होंने कहा कि सौरमंडल का निर्माण जो हुआ वो एक और तारे के साथ हुआ, यानी दो तारों का योगदान है, डुअलिस्टिक में चल रहे हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि सूरज जो है वो अपने रास्ते जा रहा था, ठीक है भाई, एक अन्य तारा कोई सूर्य के अदर स्टार जो है सूर्य के नजदीक से गुजरा, इसका गुरुत्वाकर्षण पड़ा, तो इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग आपका फिलामेंट के रूप में खिंच गया। इन्होंने कहा डस्ट के रूप में नहीं, फिलामेंट के रूप में खिंच गया। ये तो अपने रास्ते चला गया, बाद में जो है यही फिलामेंट टूट कर सूर्य का चक्कर लगाने लगा, और इसी फिलामेंट में अलग अलग जाकर कई सारे प्लेनेट्स, जो हमारे 8 प्लेनेट्स हैं, उनका निर्माण हुआ। इन्होंने इस आधार पर यह भी कहा कि भाई देखिए, इसीलिए सूर्य के नजदीक में छोटे ग्रह पाए जाते हैं, बीच में बड़े ग्रह पाए जाते हैं। ये सब बातें इन्होंने कही, ठीक है ना। लेकिन और अच्छा, इसमें जो इन्होंने ये कहा कि इसी से टूटने में कभी कभार कोई छोटा पार्टिकल टूट गया तो आपका ये सब चंद्रमा वगैरह, प्लेनेट्स वगैरह, उपग्रह वगैरह भी बन गए, ठीक है ना। तो ये फिलामेंट थ्योरी इन्होंने दी, इसी को कहा जाता है टाइडल थ्योरी, ठीक। अब यहां पर क्या है कि ये एक थ्योरी हो गई, टाइडल थ्योरी जेम्स जीन ने दी, और इसमें साथ में जेफरीज साहब और भी जुड़े हुए हैं। तो ये जेम्स जीन और जेफरीज की थ्योरी है। तो इससे आपको अगर सवाल बनेगा तो यही बनेगा कि भाई किसकी है, और मेंस में लिखने को आएगा तो इसी तरीके से लिख दीजिएगा, इस तरीके से एक फिगर बना दीजिएगा, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो ये फिगर बनाएंगे तो इससे भी आपकी बात बन जाएगी, तो ये आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो टाइडल हाइपोथेसिस, इसके बाद जो आती है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस या द्वैतारक परिकल्पना, हिंदी में इसे कहते हैं द्वैतारक परिकल्पना। ये आपकी रसेल साहब की है, ठीक। इन्होंने माना कि भाई इस समय जो ये जेम्स जीन और जेफरीज की थ्योरी में ही सिद्धांत इन्होंने थोड़ा सा वो किया है, कि कहना चाहिए सुधार किया है। इन्होंने माना कि सन था, सन का एक साथी तारा भी था, यानी कि कंपेनियन स्टार। ये आपका सूर्य और ये साथी तारा एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद एक अन्य तारा इनके निकट से गुजरा। जब अदर स्टार निकट से गुजरा तो ये साथी तारे से फिलामेंट खिंच गया, ठीक है ना। ये अदर स्टार अपने रास्ते चला गया, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये स्टार भी चला गया, और रह गए तो सन और उसके पास का फिलामेंट। इस फिलामेंट में फिर अलग अलग जगहों पर मटेरियल इकट्ठा हो गया गुरुत्वाकर्षण और अपने गर्मी के कारण, और ये सब जो हैं प्लैनेट्स बन गए। तो ये आपकी बाइनरी स्टार परिकल्पना हो गई। तो इन्होंने इस तरीके से दिया कि भाई जो है वो दो तारों के, यानी सन के साथ ही तारा और यहां पर एक और तारा, इससे ये बन गई, ठीक है ना। तो फिलामेंट जो है वो सेपरेटेड हो गया इसके ग्रेविटेशनल की वजह से, और ये अपने रास्ते चला गया। इसके ग्रेविटेशन की वजह से फिलामेंट जब खिंच गया तो ये भी डिस्टर्ब हो गया, ये भी निकल गया अपना बहुत सारा मटेरियल यहां पर छोड़कर। तो ये अगला कॉन्सेप्ट हो गया द्वैतारक परियोजना। नेक्स्ट आता है इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, इसको कहते हैं अंतर तारक धूल परिकल्पना। ये आपकी है ऑटो स्मिथ की, ठीक है ना। इनकी है साहब। इन्होंने कहा कि भाई जो कंडीशन है कि सूर्य जब आकाश गंगा के नजदीक से गुजर रहा था, 225 मिलियन साल में सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्चुएट करता है, किसी समय ये दूर है, किसी समय पास है। इन्होंने कहा कि सूर्य जब आकाश गंगा के नजदीक से गुजर रहा था तो वहां पर सघनता डस्ट पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना।
तो सूर्य ने गुजरते समय यहां पर जो डस्ट वगैरह की सघनता ज्यादा थी, यहां से बहुत सारी डस्ट और गैस को अपने साथ अट्रैक्ट कर लिया और अपने साथ ले आया। यही डस्ट वगैरह सूर्य का चक्कर लगाने लगी और धीरे धीरे अलग अलग लेवल पर आकर यही डस्ट प्लेनेट्स में कन्वर्ट हो गई कि नजदीक में बुध बन गया और पीछे आपका नेपच्यून बन गया। तो इन्होंने ये कहा कि अंतर तारक धूल परियोजना में कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण इस तरीके से हुआ है। इन्होंने कहा कि भाई जो भी आपका ये इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी है कि सन जो है जब इंटरस्टेलर स्पेस में गया तो सन ने बहुत सारे अट्रैक्ट कर लिए डस्ट पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स, कहां से? इंटरस्टेलर स्पेस से। और जब सन उस एरिया से पास आया, दूर आया, तो ये सब जो है आपके उसके साथ चले आए, साथ में चले आए। तो वो बाद में आके धीरे धीरे रिवॉल्व अराउंड द सन और उसके बाद रिवॉल्विंग के बाद वो धीरे 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 आपके यूनिफाइड हो गए अलग अलग जगहों पर, और यूनिफाइड होकर 8 के 8 प्लैनेट्स का उन्होंने निर्माण कर लिया। अन्य जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो आपके एस्टेरॉइड्स हों, कॉमेट्स हों, मून्स हों, सो मेनी सैटेलाइट्स, वो सब भी इसी से फॉर्म हुए। इस तरीके से इन्होंने इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी का परिकल्पना दी। ठीक है ना? तो यहां पर यह बात आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेड होयल का सिद्धांत आ जाता है। फ्रेड होयल का सिद्धांत यह है कि भाई सन था शुरुआती दौर में, और यहां पर इन्होंने भी जेम्स जीन की थ्योरी में ही सुधार किया है। इन्होंने कहा है कि सूर्य के निर्माण में एक नहीं बल्कि 3 तारों का योगदान रहा है। ठीक है ना? इन्होंने कहा कि ग्रहों का निर्माण सूर्य से ना होकर साथी तारे से हुआ, यानी सूर्य के साथ में एक कंपेनियन स्टार था, इसके बगल से एक अन्य स्टार गुजरा। जब अन्य स्टार गुजरा तो सन ने इसे अपनी ओर खींची रहा था, इसने इसे अपनी ओर खींचा, नतीजा इसमें ब्लास्ट हो गया, ये बैंग कर गया, विस्फोट हो गया। ठीक है ना? इस विस्फोट से काफी मटेरियल इस स्टार के पास चला गया, ये अपना लेके अपने रास्ते चला गया, और बहुत सारा मटेरियल जो है बिखर कर डस्ट के रूप में, गैस के रूप में सन के आसपास ऑर्बिट करने लगा, और इसी से सारे ग्रहों, उपग्रहों, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स एटसेट्रा का फॉर्मेशन हुआ, ऑरिजिन हुआ। हमारी अर्थ भी इसी में एक है। ठीक है ना? तो इतनी सी बातें आपको लिख देनी, इससे आपके जो है ओरिजिन होता है पृथ्वी का। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी बनती है। अब इसमें जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं वो क्या है, यहां पर हम लोग एनाटॉमी पर आएंगे अर्थ की, लेकिन उससे पहले एक वीडियो हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो देखते हैं क्या कंडीशन रहती है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, इसमें माना क्या जाता है, ज्यादा एक्सेप्टेड आज के समय में क्या माना जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो आपको दिख रहा है कि एक पत्थर का टुकड़ा जैसा आपको दिख रहा है, और चारों तरफ आग आग टाइप की नजर आ रही है। अब यहां पर आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, इसके साथ ही मून का फॉर्मेशन भी इस वीडियो में आपको क्लियर होगा। 2 मिनट का वीडियो है, 2.5 मिनट का। तो सबसे पहले जो नेबुलर ब्लास्ट हुए उसमें जो आकाश गंगा या जो बिग बैंग हुआ था, उसके बाद जो सूर्य का मटेरियल है जिसे नेबुला कहा गया उस समय, वो चारों ओर घूम रहा है। सूर्य के आसपास जो मटेरियल चक्कर लगा रहा है वो मटेरियल गर्म पार्टिकल्स है, गर्मी के कारण आपस में चिपकने लगे, और जगह जगह जैसा आप स्टोन देख रहे हैं इस तरीके के चिपक चिपक के बड़े पत्थर के फॉर्म में आने लगे। हम यहां पर पृथ्वी के ओरिजिन पर केवल जोर डालेंगे, बाकियों को नहीं लिया है। अब ये पत्थर जब बड़े होने लगे तो जब बड़ा होगा तो इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी जनरेट होने लगता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल जनरेट होने लगता है तो ये स्टोन टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये अब अगल बगल के पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचने लगता है, खींचने लग रहा है। साथ ही नेचुरली कई सारे पार्टिकल्स इसकी ओर आते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, साथ में मैं आपको बताता चलूंगा कि किस तरीके से पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण हुआ। इससे पहले जो कल्पनाएं परिकल्पनाएं कहीं वो परिकल्पनाएं हैं, सभी वैज्ञानिकों के अपने तर्क हैं और सभी के अपने अपने खंडन हैं। आज जो सर्वमान्य थ्योरी है वो ये है जो अब आप वीडियो में देखने जा रहे हैं।
कि ये पार्टिकल अनाप शनाप तरीके से चक्कर काट रहा है। इससे देखिए इस तरीके से आके अन्य पार्टिकल्स, अन्य चीजें टकरा रही हैं, इससे इसका आकार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे ये पत्थर इतना बड़ा होने लगा कि इसका आकार लगभग गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल होने लगा। ये दहकता हुआ पिंड है, गर्म है, ठीक है ना। जो भी ऑब्जेक्ट इससे टकराते हैं वो या तो अपना कुछ मटेरियल इसे दे जाते हैं, या इसमें समा जाते हैं, या टकरा के दूर निकल जाते हैं। धीरे धीरे इसका आकार इतना बड़ा हो गया कि ये गोल शेप ले गया, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये राउंड शेप में आ गया, ठीक है ना। लगातार एस्टेरॉइड्स की बारिश इस पर हो रही है। छोटे बड़े पिंड इस ऑब्जेक्ट से, जो हमारी प्रोटो अर्थ है, शुरुआती पृथ्वी है, इससे टकरा रहे हैं। धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी, और ठंडी होने के साथ एक इसी के लगभग साइज का एक ग्रह रहता है जो प्रोटो अर्थ के समय, जिसको नाम दिया गया है थिया। ये थिया ग्रह आकर इससे टकरा जाता है, जो लगभग मंगल ग्रह के आकार का रहता है। इससे बड़ा विस्फोट होता है, और थिया ग्रह के टकराने से थिया ग्रह पृथ्वी में लगभग समा जाता है। पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जो आज का आकार है लगभग, और इससे बिखर कर बहुत सारा मटेरियल रिंग शेप में पृथ्वी के आसपास घूमने लगता है। यह मटेरियल भी धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर चंद्रमा के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। तो जो मटेरियल पृथ्वी से बिखर कर छल्लों के रूप में आसपास घूमने लगा था, सेम प्रोसेस में वो भी धीरे धीरे हजारों वर्षों में इकट्ठा होकर यूनिफाइड होता है और मून का फॉर्म ले लेता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी और ठंडी होती है। अब यहां पर आप देख रहे हैं पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है, चंद्रमा भी इकट्ठा हो चुका है, और पृथ्वी पर जो पिंडों की बारिश हो रही थी वो भी रुक चुकी है, और चंद्रमा इस तरीके से पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। प्रोटो अर्थ या शुरुआती अर्थ के उदाहरण के साथ हमने देखा, ठीक है ना। ऐसे हमारी पृथ्वी वर्तमान फॉर्मेट में आई। यहां आप देख रहे हैं, यहां पर आप चंद्रमा भी देख रहे हैं, और वर्तमान फॉर्मेट में आने के बाद पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ। वो सारी चीजें हम लोग किसी अलग लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहां इस तरीके से एक छोटी सी झलक आपने देखी कि किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको पृथ्वी के ओरिजिन को समझने में थोड़ी मदद करेगा, और चंद्रमा को समझने में भी मदद करेगा। किस प्रकार से थिया का योगदान चंद्रमा के और पृथ्वी के आकार को बढ़ाने में, चंद्रमा के निर्माण में और पृथ्वी के आकार को बढ़ाने में किस तरीके से थिया का योगदान आपने इस वीडियो से समझा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको मदद करेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, या एनाटॉमी ऑफ अर्थ, ठीक है ना। आंतरिक संरचना के बारे में देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि पृथ्वी के अंदर जाकर तो हमने देखी नहीं है कि गड्ढा खोद के कितनी दूर जा सकते हो। अंदर घुसोगे, लावा में, मैग्मा में घुस जाओगे, जल जाओगे, ठीक। तो यहां पर पहले आप मोटा माटी समझ लें कि सबसे अंदर इनर कोर है, उसके बाहर कोर है, या आउटर कोर भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर मेंटल का पार्ट है, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इस तरीके से, और क्रस्ट का पार्ट है। इस तरीके से पृथ्वी की एनाटॉमी बनती है। इसमें और क्या क्या चीजें बनेंगी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के अंदर आइडिया कैसे लगाते हैं कि क्या होगा, तो सबसे पहली चीज आती है इसमें डेंसिटी। हम पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई तक नहीं जा सकते हैं। घनत्व, हम पृथ्वी के घनत्व का आंकड़ा लगाते हैं कि पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी है, ठीक है ना, औसत घनत्व जो है वो 5.5 है, ठीक है ना। जबकि पृथ्वी की ऊपरी परत है, जिसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है ना, तो क्रस्ट का जो घनत्व है वो लगभग 3 है, 3.0 लगभग, अप्रोक्सीमेट। अभी क्लियर करेंगे कितना कहां का है। तो यहां पर आंतरिक भागों में चूंकि पृथ्वी है तो घनत्व, अंदर दबाव बढ़ेगा तो बढ़ेगा। घनत्व का मतलब, डेंसिटी का मतलब सीधा सीधा अगर नहीं समझते होंगे तो समझ लीजिएगा घनापन। जो मटेरियल जितना दबा के भरा जाएगा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के अंदर जब जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ेगी। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रेशर, यानी दबाव, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का जो कोर है, कोर का मतलब आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट, वहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पर घनत्व भी ज्यादा होगा। लेकिन एक लिमिट है,
किसी भी चीज की, जैसे रॉक्स वगैरह है, उनकी एक लिमिट है दबाव बढ़ाने की, घनत्व बढ़ाने की। दबाव बढ़ाकर घनत्व बढ़ाने की एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। ये सारी वो ठीक है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर माने तापमान। ये वो चीजें हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में हमारी मदद करती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिएगा कि जैसे ही हम 32 मीटर अंदर जाते हैं पृथ्वी के, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। हर 32 मीटर पर अंदर जाने पर, जैसे जैसे गहराई में जाते रहेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तो ये टेम्परेचर में वृद्धि होने की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है ना। जैसे 100 किलोमीटर की गहराई पर जब आप पहुंचेंगे तो टेम्परेचर में आपकी 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। लेकिन उसके बाद जब आप इस 100 के बाद 300 किलोमीटर की गहराई पर आप पहुंचते हैं तो टेम्परेचर में आपके 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद जब 300 किलोमीटर के अंदर की बात करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की वृद्धि होती है। यानी देखिए, शुरू में ऊपर से जब नीचे जाना शुरू करते हैं तो 32 मीटर पर ही 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है। 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो 12 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बढ़ता है। इसका मतलब जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने की एक लिमिट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें पृथ्वी के अंदर के स्ट्रक्चर को समझने में मदद देती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो होती है तो वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है ना, यानी ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी या वॉल्केनो से निकलता है लावा, और ये लावा होता है कैसा, लिक्विड, तरल, ठीक है ना। तो ये तरल होता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है वो लिक्विड है, और ये लावा बाहर निकलते ही जम जाता है, हार्डन हो जाता है। हार्ड होके ये रॉक फॉर्म करता है, चट्टान बनाता है। इसका मतलब हमें मिल जाता है ये पता कि साहब लावा जो है वो एक्चुअली मेल्टन रॉक्स हैं, पिघली हुई चट्टाने हैं। देखिए इंद्र जी, जहां तक संभव हो सका है पृथ्वी के अंदर कुछ यंत्र डाल के टेम्परेचर नापने की कोशिश की गई है, लेकिन लावा जब जैसे ही आ जाएगा फिर कोई यंत्र वहां रहना नहीं है, पिघल जाता है। तो ये सब अंदाजे से और रेडिएशन वगैरह से ये प्रयोग करने की कोशिशें की गई हैं। पृथ्वी के अंदर केंद्र तक कोई नहीं गया है, ना कोई हमारी मशीन या यंत्र, कोई भी मैकेनिज्म, हमारा कोई भी थर्मामीटर वहां तक नहीं गया है। फिजिक्स के नियमों का सपोर्ट लेकर हम इनका पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर यह हमें बताता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज जरूर है जो मेल्टन फॉर्म में है, पिघली हुई अवस्था में है। दूसरा हम लेते हैं सिस्मिक एविडेंस, यानी भूकंप के साक्ष्य। पृथ्वी पर सिस्मिक एविडेंस होते रहते हैं, ठीक है ना। तो सिस्मोग्राफी द्वारा हम इन्हें नापते हैं। भूकंप से 3 तरीके की तरंगें निकलती हैं। पहली पी प्राइमरी, दूसरी एस सेकेंडरी, और तीसरी एल लॉन्ग वेव या लॉन्ग पीरियड वेव्स, ठीक है ना। पी तरंगों की खासियत होती है कि ये सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम दोनों में ट्रेवल करती है, ठीक। एस वेव्स की खासियत होती है कि ये सॉलिड में तो चलती हैं लेकिन लिक्विड में नहीं चलती हैं, और एल वेव्स जो है वो केवल पृथ्वी की सरफेस यानी सतह पर चलती हैं, ठीक। तो पी तरंगों की गति में इनकी जो वेलोसिटी है, यानी गति या वेग, इसमें परिवर्तन आता है जब ये पी तरंगें पृथ्वी के अंदर चलती हैं। भाई पी तरंगों का क्या है, सिंपल सी बात है, अंदर पिघला हुआ मटेरियल है, तो पी तरंगें यहां से चली और पिघले हुए में भी निकल जाएंगी, अर्थ के दूसरे तरफ भी महसूस होंगी। भूकंप भले यहां आया है, लेकिन एस वेव्स जो हैं यहां से चली
सॉलिड में तो महसूस होंगी, लिक्विड में नहीं होंगी, यानी कि पृथ्वी के दूसरे तरफ ग्लोब पर ये महसूस नहीं होंगी। ठीक है ना। तो इससे ये आइडिया लगता है कि पृथ्वी के सेंटर पार्ट में लिक्विड फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ है। क्या है? लावा है। ठीक। पी तरंगों का भी गति बदलती है, इसका मतलब है कि अर्थ के अंदर मटेरियल जो भी है इसकी डेंसिटी में अंतर आ रहा है, डेंसिटी में फर्क है। कहीं ना कहीं मटेरियल, जैसा हमें मिट्टी चट्टानें धरातल के ऊपर दिखती हैं, ये पूरे में नहीं है। अगर पूरे में एक जैसी होती तो पी तरंगों की वेलोसिटी में, पी तरंगों की स्पीड में आपका अंतर नहीं आता। तो इससे भी हमें पता चलता है साहब कि यहां पर कुछ ना कुछ अंतर है। इस आधार पर जो पृथ्वी की परतें हैं इनको डिस्कस किया गया है। किसने? तो डिस्कस किया है IUGG ने। ठीक है ना। यही आपकी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे ऑथेंटिक संस्था है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोओडिसी एंड जियोफिजिक्स। ये संस्था ने पृथ्वी की 3 परतें मानी, 3 परतें मानी है, 3 लेयर्स मानी है, जो है आपकी जिसे हिंदी में कहते हैं भाई भूपर्प। ये 3 परतें नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं मैं। सबसे पहले है भूपर्पटी। ठीक है ना। भूपर्पटी यानी इसे हम कहते हैं क्रस्ट, ऑल्सो डिनोट एज क्रस्ट। इसके बाद अगला जो है वो माना जाता है मेंटल, मेंटल ही बोलते हैं भाई, और कोर। हिंदी में कहते हैं क्रोड, इंग्लिश में कहते हैं कोर। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है दोस्तों क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में आप जान लीजिए कि इसकी जो मोटाई है कहीं कहीं जो 30 किलोमीटर की एक्सेप्टेड की गई है औसत मोटाई, कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर तक भी क्रस्ट अंदर तक धरातल पर चला गया है। राधे राधे रितु जी। क्रस्ट का मतलब जहां हम लोग रहते हैं। ठीक है ना। तो क्रस्ट के ऊपर ही हम लोग रहते हैं। 30 किलोमीटर की गहराई मानी गई है। यहां पर ऊपरी भाग में यानी अपर क्रस्ट में जो पी तरंगों की गति है, पी वेव्स की गति है, वो आपकी 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। और निचले भाग में अगर निचले यानी लोअर क्रस्ट को लें, लोअर पार्ट में पी वेव्स की गति 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन सवाल बनता है अगर प्री में कि भाई पी वेव्स की गति, पी वेव्स की स्पीड क्रस्ट में कैसी रहती है, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे इनकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है ना। अगर डेंसिटी की बात करें तो अपर क्रस्ट का जो डेंसिटी है वो बनती है आपकी लगभग 2.8 और लोअर क्रस्ट की डेंसिटी बनती है लगभग आपकी 3 के आसपास। ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी यहां पर बनती है। और ये आपके यहां पर सियाल भी इसे कहते हैं, ये आपको याद होगा। अभी इसको और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा फिगर में जब जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है रितु जी, तो इसको हम समझ लेंगे। ठीक है ना। सिलिका और एल्यूमिनियम, SI सिलिका और AL एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम क्रस्ट में ज्यादा मिलता है, इसलिए क्रस्ट का एक नाम सियाल भी है, इसे सियाल भी कहा जाता है। ठीक है ना। यह चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसको सिलिका एंड एल्यूमिनियम सियाल भी बोलेंगे। अगली मेंटल आपकी परत आ गई भाई। मेंटल आप सबसे पहले समझ लें कि ये जो है पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का
यानी आयतन का, जो भी पृथ्वी है, गोले का आयतन ही नापते हैं ना, तो पृथ्वी के आयतन का या मेंटल का अप्रोक्सीमेट 83% बनाता है, और मास यानी द्रव्यमान का, कहने का मतलब भार समझ लीजिए, पदार्थ का वजन ही समझ लीजिए, इसका 68% मेंटल बनाता है। ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके, बाद में देख लीजिएगा रितु जी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेंटल की ये कंडीशन आपकी आती है। यहां पर जो है कि भूकंप तरंगों की गति अचानक बढ़ जाती है, पी तरंगों की गति जो है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़कर 8.1 किलोमीटर पर सेकंड तक हो जाती है। ठीक है ना। इसका मतलब क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में कोई ना कोई घनत्व की गड़बड़ी पड़ती है। जहां भी घनत्व या डेंसिटी में सडन परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं असंबद्धता। असंबद्धता मतलब डिसकंटिन्यूटी। NITY, डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। तो इसका मतलब कि ऊपरी मेंटल में जब हम क्रस्ट से प्रवेश करते हैं तो उस समय कोई ना कोई डिसकंटिन्यूटी वहां पर है, कुछ ना कुछ चट्टानों की संरचना में ऐसा परिवर्तन है कि वहां घनत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये मेंटल की कंडीशन हो गई। मेंटल को जो है आपको कहना चाहिए कि जब भूकंपीय तरंगें मेंटल में और नीचे चलती हैं तो गति उनकी है, कैसी होती है, मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो मेंटल में पहले अचानक मेंटल के शुरुआत में गति बढ़ती है, उसके बाद ये धीमी पड़ जाती है, यहां पर जाकर ये 7.8 किलोमीटर पर सेकंड तक रह जाती है। और जब नीचे तक जाते हैं तो यहां पर अलग अलग असंबद्धताएं मिलती रहती हैं। क्या मिलती हैं वो आपको अभी बता देंगे। ये आपकी मेंटल कैसा है, पिघली अवस्था में है, यानी मेल्टन है। ठीक है ना। तो ये मेल्टन की कंडीशन बन गई। इसके बाद जो ये फिगर आप देख रहे हैं, देखिए भाई, फिगर को देख लीजिएगा। मेंटल से चलिए यहीं बता देंगे। मेंटल को आप एक चीज और समझिएगा कि सबसे पहले क्रस्ट मिलता है। इस फिगर को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बढ़िया समझ आएगा। क्रस्ट मिलता है जिसकी डिस्टेंस यहां पर दी हुई है, देखिए किलोमीटर में गहराई 0 से लेके 30 तक, यहां तक। ठीक है ना। अचानक भूकंप तरंगों की गति में परिवर्तन आता है तो जो डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता बनती है उनका क्रम यहां पर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले कोनेरॉड असंबद्धता पाई जाती है। जिस गहराई पर जिस भूवैज्ञानिक ने असंबद्धता खोजी है उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम की बढ़ोतरी है, इसकी मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। ठीक है ना। डेप्थ आप इसकी 30 किलोमीटर तक, डेंसिटी ऊपरी की 2.8, नीचे 3 तक चली जाती है। कोनोरॉड असंबद्धता आपकी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में मिलती है। इसके बाद दूसरी मिलती है लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर मोहो असंबद्धता। यहां पर भूकंप तरंगों की गति में अचानक फिर परिवर्तन आता है। ठीक है ना। इसे मोहो नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए मोहो असंबद्धता। इसके बाद ये अपर मेंटल का पार्ट है जो 200 किलोमीटर की गति से लेकर अपर मेंटल 700 किलोमीटर तक जाता है। 700 किलोमीटर पर हमें रैपिडी असंबद्धता मिलती है। ठीक है ना। 700 के बाद 2900 किलोमीटर तक की दूरी पर हमें गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता मिलती है, और 5150 किलोमीटर की डेप्थ पर हमें लिहमैन असंबद्धता मिलती है। असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी वो है जहां पर भूकंप तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आ जाता है। जब अचानक परिवर्तन आता है यानी पी तरंगों की गति में, तो उसे डिसकंटिन्यूटी। जाहिर सी बात है, वह पृथ्वी के अंदर जो रॉक्स हैं या जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी में परिवर्तन आ रहा है। डेंसिटी यहां पर आप देख रहे हैं, इस गहराई पर जहां पर रैपिडी असंबद्धता है यानी अपर मेंटल के निचले पार्ट में 4.3 की डेंसिटी है, लोअर मेंटल के लोअर पार्ट में 5.5 की डेंसिटी है, और आउटर कोर के ऊपरी भाग में 10 की डेंसिटी है। आउटर कोर के निचले भाग में 12.3 की डेंसिटी है, और इनर कोर के ऊपरी भाग में 13.3 की डेंसिटी है, और पृथ्वी के केंद्र में लगभग 13.6 की डेंसिटी हमें देखने को मिलती। यहां पर सिलिका और एल्यूमिनियम अधिक है, इसलिए क्रस्ट को कहते हैं सियाल। मेंटल में आपका सिलिका और मैग्नीशियम अधिक हैं, इसलिए इसे कहते हैं सीमा।
सिलिका और मैग्नीशियम। और कोर में आपका निकिल और लोहा ज्यादा है, इसलिए इसे कहते हैं निफे। ठीक है ना, तो ये नाम भी इसे दिए गए हैं। कोर को निफे और सिलिका और मैग्नीशियम के कारण सीमा मेंटल को, और सिलिका और एल्यूमिनियम के कारण सियाल आपके क्रस्ट को। तो ये तीनों परतों के ये अलग नाम है। तीनों परतों के घनत्व आपके लिखे हुए हैं, तीनों परतों की डेंसिटी लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काम आएगा। ये फिगर, इतना डेवलप फिगर आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा वचन है आपसे। किसी भी बुक में, किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरिंग में मैंने बहुत सर्च किया कि मिल जाए तो प्रिंटेड फिगर यहां लगा दूं, जिससे कि आपको समझाने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। नहीं मिला तो ये मुझे मैन्युअली अपने हाथ से बनाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप चाहें, क्योंकि सारे एक साथ आपको डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है, एक साथ आपको डेप्थ मिल रही है, एक साथ आपको लेयर्स मिल रही है, एक साथ डेंसिटी है, अदर नाम भी जो आपके सियाल, सीमा और निफे हैं वो भी यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिए। तो फिगर जो है बहुत एनलार्ज्ड फिगर है, आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये डेप्थ आप देख रहे हैं। अब यहां पर समझिए, क्रस्ट तो वो है जो हम देखते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जिसमें मिट्टी है, चट्टाने हैं। अपर मेंटल पिघली अवस्था में है, लोअर मेंटल में थोड़ा थिक मटेरियल है। आउटर कोर जो है, ठीक है ना, आउटर कोर को माना जाता है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा क्लियर और अच्छा होगा। इसमें कौन सा कलर लिया जाए, चलिए ये वाला ठीक रहे। आउटर कोर को यह माना जाता है कि ये ऊपर के प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, दबाव जो है, प्रेशर जो है, वो इसे दबाकर ठोस कर देना चाहता है, सॉलिड कर देना चाहता है। और अंदर का टेम्परेचर जो है वो इसे पिघली हुई अवस्था में रख देना चाहता है। नतीजा आउटर कोर के बारे में माना जाता है कि ये प्लास्टिक फॉर्म में है या शायद जेल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो दबाव पड़ रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रेशर इसे दबाकर सॉलिड कर देना चाहता है, ठोस कर देना चाहता है। और नीचे से जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, वो इसे पिघला देना चाहता है। नतीजा दबाव और प्रेशर के चक्कर में ये प्लास्टिक फॉर्म में है। लेकिन इनर कोर तक जाते जाते इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि टेम्परेचर यहां पर ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, नतीजा ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इसे सॉलिड माना जाता है। इसे आपका मेल्ट कंडीशन में या मेल्टन कंडीशन में माना जाता है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन यहां पर समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये इसकी फॉर्मेशन भी आपने देख ली। तो मेंटल पिघली हुई अवस्था में है, कोर आपका, अपर कोर जो है, आउटर कोर है, वो प्लास्टिक फॉर्म में है, जेल फॉर्म में है, ऐसा माना जाता है। कोई अंदर जाके देख नहीं आया, वैज्ञानिक प्रयोग ये बात कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो डेंसिटी है वो 13.6 तक हो जाती है, ये आपने देखा। तो डेंसिटी के साथ ये चीजें आपको अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को या अर्थ के जो भी अंदर में है, ये आपको समझने में मदद मिलेगी। और ये फिगर आपका है किसके हिसाब से? ये फिगर आपका है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, अरे भाई लिख जाओ, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियो ऑडिसी एंड जियो फिजिक्स के अनुसार ये सारी डिटेलिंग आपके इस फिगर में दी गई है। कुछ वैज्ञानिकों के मत इससे भिन्न हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मानी हुई बात जो है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड बात है, वो IUGG की है। तो इन्हीं की बात हमने मान लिया। ठीक है ना, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको क्रस्ट का दिख जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में दोस्तों यहां पर एक चीज समझिएगा कि जो लोअर मेंटल है ये मेल्टन फॉर्म में है। नतीजा भूकंप की जो एस वेव्स हैं, एस तरंगे हैं, वो आपकी इसमें प्रवेश नहीं कर पाती हैं, लेकिन पी तरंगे इसमें प्रवेश कर जाती। ठीक है ना, तो यहां पर आप समझ लीजिएगा। भूकंप हम लोग पढ़ेंगे तो और विस्तार से इन वेव्स को पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो चलिए आज की बात दोस्तों यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास में यहीं तक, इतना ही आज करना था। हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें आप समझें। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और रितु जी कह रही थी दिन में, मैंने तब तक क्लास ऑफ कर दी थी कि भाई बच्चों से कहिएगा तो लाइव क्लास देखने का तो टाइम नहीं है। बेटा ऐसा है, मैं पहली बार 2010 में मैंने क्लास ली थी। उस समय मैं अपनी प्रिपरेशन ही कर रहा था।
ठीक है ना। तो 2010 में मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था, तो तब से लेके अब तक मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, बैच ले रहा हूं। ठीक है ना। तो यहां से आप समझिएगा कि मेरा भी अनुभव यही रहा है कि बड़े बड़े बैच कोचिंग में बैठे होते हैं। दिल्ली में भी मैंने पढ़ाया है, चूंकि दिल्ली में जिस समय पढ़ाते तो बड़े बड़े बैच अपने पास होते थे, नो प्रॉब्लम। 50-55 बच्चों का बैच, 125-125 तक का, 130-140 तक के बैच आराम से बन जाते। तो लेकिन बैच में बेटा जो स्टूडियस स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो 5-7 ही होते हैं, बाकी सब तो भीड़ होती है। सच्ची बात बताएं, इन्हीं 5-7 बच्चों से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे अगर सही डायरेक्शन से मेहनत कर जाएंगे तो पास हो जाएंगे। बाकी तो हमें भी पता होता है कि ये फेल होंगे, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। तो पढ़ने वाले बच्चे तो कम होते हैं थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। क्या बताएं फूलचंद जी आपका सवाल। अच्छा, डीएम और एसडीएम में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। डीएम होता है बेटा, यहां पर देख लो, डीएम होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और एसडीएम होता है आपका सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि सब डिविजनल ये तहसील लेवल पर होता है दोस्तों, और ये जिला लेवल पर होता है। जाहिर सी बात है कि एक डीएम के अंडर में 4-5 एसडीएम आपके काम करते हैं। ठीक है ना। डीएम के पावर्स वही हैं जो आपको एसडीएम को ये देता है। एसडीएम की किसी भी पावर पर ये नियंत्रण भी लगा सकता है, लेकिन डीएम के पावर बहुत ज्यादा होते हैं। मजिस्ट्रेट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें और थोड़े से न्यायिक अधिकार भी होते हैं, जुर्माना आदि लगाने के अधिकार इन दोनों को ही होते हैं। ये आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहलाता है, क्योंकि जिले का पूरा राजस्व, पूरा रेवेन्यू, टैक्सेस वगैरह डीएम के आदेश से, डीएम की इच्छा अनुसार ही कलेक्ट किए जाते हैं, जबकि कलेक्शन का, रेवेन्यू वगैरह का इन्हें अधिकार एसडीएम को ऐसा कुछ नहीं होता। इन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लेकिन डीएम के लिए, ये इसमें कोई डिसीजन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो एसडीएम स्टेट के द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल इंद्र जी ने कहा, पीसीएस से बनते हैं, और डीएम आपके आईएएस होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनते हैं। तो डीएम की पावर बहुत होती है, जिले का बादशाह है। एसडीएम तहसील में अपना वही काम करते हैं जो डीएम जिले में करते हैं। ठीक है ना। तो ये अंतर होता है। ठीक, तो चलिए इतना कोई बात नहीं, तो यही अंतर है फूलचंद जी। तो इसलिए दोस्तों हमें भी पता होता है कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, और आप लोग अगर सीरियसली वाकई में पढ़ रहे हैं तो देखो, मैं फिर कहूंगा कि जो भी लेक्चर आप पढ़ते हैं, इसके डेली टू डेली आप जब तक प्रिपेयर नहीं करेंगे प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, तब तक सफल नहीं हो। तो डेली टू डेली आपको प्री और मेंस के हिसाब से तैयारी करनी है, एक भी दिन गैप नहीं करना। जब ये आप करने लगेंगे तो निश्चित पास हो जाएंगे, और ये काम नहीं करेंगे तो पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की बात यहीं तक दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, बाय बाय, आगे फिर कल मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ये सच्चाई है इंदिरा जी, प्री और मेंस के लिहाज से डेली का लेक्चर डेली तैयार नहीं करोगे, कभी पास नहीं होगे, क्योंकि बैकलॉग ही बना रहेगा। क्लास तो रोज होता है, 2 चैप्टर खत्म हो गए आपके, आप बताइए। ज्योग्राफी में अभी शुरू किए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, सब लोग अभी प्रॉपर क्लास करना शुरू भी नहीं किए, और 2 चैप्टर खत्म हो गए। अब आपने प्रिपेयर नहीं किए तो आपकी गलती है बेटा। पास करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई जबरदस्ती मेहनत आपसे नहीं करवा पाएगा। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते रहिएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सबके आगमन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, अच्छे से पढ़िए।